प्रिय छात्रों, वेलकम टू एनएम क्लासेस। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक प्रिय छात्रों हमने भारत पर फारसी प्रभाव के बारे में अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे प्रिय छात्रों सिकंदर के बारे में। अलेक्जेंडर, जो कि प्रिय छात्रों मैसिडोना ग्रास के शासक फिलिप का पुत्र था। इसने प्रिय छात्रों 326 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश किया था खैबर दर्रे से होकर। ये प्रश्न पूछता है प्रिय छात्रों कि किस दर्रे से होकर सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया था, तो वह दर्रा था प्रिय छात्रों खैबर दर्रा। तो प्रिय छात्रों 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उस समय दो देश जो थे वो विश्व विजेता बनकर उभर रहे थे, जिसमें यूनान और फारस प्रमुख थे। जिसमें प्रिय छात्रों अलेक्जेंडर ने फारस के जो राजा थे डेरियस को बुरी तरह पराजित किया और लगभग यूनान को विश्व स्तर पर एक विजेता के रूप में भी प्रस्तुत करने की अच्छी कोशिश करी प्रिय छात्रों। और अलेक्जेंडर जो था वो भारत में की तरफ बढ़ा। वो थोड़ा सा दक्षिण एशिया पूर्व देश हैं और जापान, चीन ऐसे देशों की तरफ वह बढ़ना चाह रहा था, क्योंकि उसका यह थोड़ा सा यूनान के लोग जो थे प्रिय छात्रों उस समय आपने देखा होगा, अगर हम इतिहास भूगोल पढ़ते हैं ज़्यादातर वो यूनान का दिया हुआ है। विषयों की खोज तो ज़्यादातर हमारे भारत देश में हुई, लेकिन उसको जो एक्सपेंड किया वो ज़्यादातर प्रिय छात्रों ग्रीक ने किया। तो उस समय प्रिय छात्रों सिकंदर ने पंजाब का जो राज्य था, जो पंजाब के राजा थे पहले पोरस, उनसे प्रिय छात्रों जब उनका युद्ध हुआ, जो कि हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि झेलम नदी या वितस्ता, इसका पूर्ण नाम वितस्ता नदी के तट पर हुआ, जिसमें पोरस हार गए थे युद्ध में, लेकिन वह वीरता पूर्वक लड़े थे। और जब पोरस युद्ध में सिकंदर से हारे तो प्रिय छात्रों उन्होंने सिकंदर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो पोरस ने जवाब दिया, एक राजा जैसा एक राजा के साथ करता है। इससे खुश होकर पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया। और प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है प्रिय छात्रों कि पहला ऐसा कौन सा राजा था जो बिना युद्ध लड़े सबसे पहले उसने सिकंदर के सामने समर्पण किया था। वह था गांधार का राजा प्रिय छात्रों आम्बी। इसने बिना युद्ध लड़े ही हार मान ली और महान सिकंदर के सामने समर्पण किया था। और यह राजा प्रिय छात्रों गांधार का राजा था। और प्रिय छात्रों सिकंदर की जो सेना थी वह ब्यास नदी तक पहुंच गई थी और वहां तक उससे पार करने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्यों प्रिय छात्रों वह उनकी सेना बहुत बुरी तरह थक चुकी थी और अपनी विजयता को या अपनी विजयी क्षेत्र को दर्शाने के लिए सिकंदर ने व्यास के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, व्यास के उत्तरी किनारे पर 12 विशाल वेदियां स्थापित करवाई प्रिय छात्रों। और सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने तक रहा और भारत से वापस लौटने से पहले उसने भारत में अपने कुछ गवर्नर और उत्तराधिकारी भी नियुक्त किए थे। और उसका मल्लोई मालवा जैसी जनजातियों के साथ भी युद्ध हुआ, जो कि मालवा प्लेन्स पंजाब का क्षेत्र जो भी आज भी है वो मालवा जनजाति के नाम पर ही पड़ा है। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था प्रिय छात्रों? एक तो भारत और यूनान के बीच सीधे संबंध स्थापित हुए। भारत और यूरोप को एक तरीके से उस समय परिभाषित भी हुए प्रिय छात्रों। और प्रिय छात्रों ऐसा कहा भी जाता है कि सिकंदर ने मैसेडोनिया को 2 लाख लगभग बैल भी भेजे थे भारत से। और समुद्री मार्ग भी उसने खोजे, जिसमें 3 भूमार्ग भी उसने खोजे। सिकंदर का जो प्रिय छात्र नौसेना अध्यक्ष था अनियरचस, उसको सिकंदर ने ईरान की तरफ भेजा। ऐसा कहा जाता है प्रिय छात्रों कि सिकंदर जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना को देखकर हतोत्साहित हो गया था और वह वापस लौटने के लिए विवश हो गया था। तो महाजनपद काल का सामाजिक और भौतिक जीवन थोड़ा देखते हैं प्रिय छात्रों। ये प्रश्न पूछता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पुरातात्विक आधार पर 6वीं शताब्दी से पूर्व में NBPW काल के आरंभ में आरंभिक पाली ग्रंथों, संस्कृत सूत्र साहित्य साक्ष्यों में NBPW का तात्पर्य क्या है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले पॉलिश किए गए बर्तन, जो कि महाजनपद काल के बर्तनों की विशेषता थी प्रिय छात्रों।
और उन बर्तनों को महीन बनावट से बनाया जाता था। यह बर्तन चिकने और चमकदार होते थे और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा काले हों, वह बर्तन कुछ और रंगों के भी मिले हैं प्रिय छात्रों और होते भी थे। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती क्षेत्र, जो कि आंध्र प्रदेश की भावी राजधानी भी है, वहाँ से भी एनबीबीडब्ल्यू काल के बर्तन प्राप्त हुए हैं, लेकिन सघनता अधिक मात्रा में उत्तर भारत से प्राप्त हुए प्रिय छात्रों। तो और वह बर्तन जो एनबीबीडब्ल्यू काल के बर्तन थे वो पॉलिश किए हुए हों ऐसा भी आवश्यक नहीं था। और प्रिय छात्रों वह आग पर पके हुए होते थे, अच्छे से चाक निर्मित होते थे जिनकी सतह चिकनी होती थी। तो एनबीबीडब्ल्यू काल के जो प्रिय छात्रों बर्तन थे वो ज़्यादातर रंगे हुए नहीं होते थे। उस पर डिज़ाइनों के कुछ उदाहरण मिले हैं जिसमें लहरदार पंक्तियां हैं, गादे हैं, एक दूसरे को काटते हुए व्रत हैं और पत्तियां, बिंदु आदि प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पीले और लाल सिंदूरी, हल्के सिंदूरी रंग से रंगा गया था प्रिय छात्रों। तो उस समय प्रिय छात्रों छिद्र सिक्कों को भी एनबीपीडब्ल्यू काल के बर्तनों ने भी परिभाषित किया है। और प्रिय छात्रों इसमें हम देखते हैं कि पकी हुई ईंटें और वृत्ताकार कुएं भी इस काल में दिखाई दिए हैं। पुर या नगर से तात्पर्य है किलावन शहर। ये प्रिय छात्रों शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे लिख लीजिएगा। निगम क्या थे? नगर और ग्राम के बीच का क्षेत्र था, उसे निगम कहा जाता था। और महानगर जो था प्रिय छात्रों बड़ा शहर होता था और नगर का छोटा शहर होता था। और सेठी जो होते थे वो सेठी जो कि उच्च स्तर के व्यापारी होते थे। और कारीगर और व्यापारी दोनों नगर के निश्चित इलाकों में रहते थे, जिन्हें वैशास व्यापारिक सड़कें भी कहा जाता था प्रिय छात्रों। और शिल्प जो था वो आमतौर पर वंशानुगत था। उस समय का पुत्र अपने पिता से शिल्प का काम सीखता था और अपने व्यापार को चलाता था प्रिय छात्रों। और हम देखेंगे उस समय दो प्रकार के पथों को विशेषता दी गई है। पहला है उत्तर पथ, जिसमें प्रिय छात्रों इंडो गंगा मैदानों के उत्तर पश्चिम से बंगाली खाड़ी पर स्थित बंदरगाह नगर तमरा लिप्ति तक फैला हुआ था। और दक्षिण पथ प्रिय छात्रों दक्षिण भारत का मगध में पाटलिपुत्र से गोदावरी पर स्थित प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र का पाटन एरिया है, पश्चिमी तट के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था प्रिय छात्रों। बंगाल का म्यांमार, पूर्व पश्चिमी तक्षशिला का अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया जो कि आधुनिक इराक कहा जाता है प्रिय छात्रों, वहाँ से कुछ वस्तुएं आयात की जाती थी, कुछ धातुएं वहाँ से आयात होती थी, जैसे कीमती पत्थर, सोना, लापिस लाजुली, जेड, चांदी। और जो भारत से निर्यात की जाती थी वह थी हस्त निर्मित शिल्प, कपड़े के सामान, चंदन की लकड़ी, मोती वगैरह यहाँ से निर्यात की जाती थी प्रिय छात्रों। और पाली ग्रंथ भी समुद्री यात्रा का व्यापारिक उल्लेख करते हैं। कस्टम अधिकारी जो था उसे क्या कहा जाता था प्रिय छात्रों? कामिक का। और पथकर अधिकारी को शौल्किक या शुल्काध्यक्ष कहा जाता था, जो कि व्यापार पर कर वसूलते थे। और विशेष शाही अधिकारी राजभट्ट की नियुक्ति यात्रियों की सुरक्षा के लिए उनकी जान व माल की हानि से होने के लिए होती थी, जो कि राजभट्ट उनसे व्यापारियों से कर भी वसूलते थे उनकी सुरक्षा को लेकर। निष्क और शतमन मुद्रा की इकाई थी। और प्रिय छात्रों पूछता है कि उस समय महाजनपद काल में जो सिक्के प्रचलित थे वो छिद्रित सिक्के होते थे। कैसे सिक्के होते थे प्रिय छात्रों? छिद्रित सिक्के होते थे, जो कि विशेषतः चांदी के होते थे और बाद में तांबे के भी प्राप्त हुए, जिन पर पेड़ों की, बैल, मछली, पहाड़ी अर्ध चंद्राकार और हाथी की भी आकृति मिली है। पाली ग्रंथ मुद्रा के प्रचुर इस्तेमाल और उसका तनख्वाह देने व मूल्य चुकाने में इस्तेमाल का भी उल्लेख करते हैं। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी तनख्वाह वेतन और तनख्वाह अर्जक वैतनिक का भी उल्लेख है प्रिय छात्रों। पाली ग्रंथ विशेष तौर पर विनय पिटक, जो कि बौद्ध ग्रंथ का बहुत ही बड़ा ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, इसमें 3 प्रकार के गांव का उल्लेख है प्रिय छात्रों। पहला गांव ठेठ गांव, इसमें ज़्यादातर सभी जातियों सभी समुदाय के लोग रहते थे और इसी गांव के ज़्यादातर गांव इसी श्रेणी के होते थे, ठेठ गांव के, जिसका प्रधान प्रिय छात्रों ग्रामिका, ग्रामक, ग्रामीणी या ग्राम भोजक होता था। दूसरा गांव था अपन मरिये गांव, जिसका स्वरूप शिल्प गांव था। ज़्यादातर बड़े ही प्रकार के लोग जो शिल्पकारी लोग थे वो इस गांव में रहते थे, जिसमें बड़े गांव वादधिक ग्राम, ईख बनाने वालों गांव, नलका ग्राम, लोहे का काम करने वाले का रथ
बनाने वाले को गांव, और प्रिय छात्रों नमक बनाने वाले को गांव लोहनगर ग्राम होता था। तीसरा प्रकार का गांव था प्रिय छात्रों अनामिका ग्राम। ज़्यादातर शूद्र लोग जो होते थे या निचली जाति जो अछूत होते थे वो इस गांव में रहते थे, या बहेलिए प्रकार के जो लोग होते थे वो इस गांव में रहते थे। तथा कथित मैं शब्द यूज करूंगा प्रिय छात्रों अछूत। अब तो ऐसा नहीं है, हमारे देश का संविधान लागू होने के बाद एक तरीके से समानता आ रही है हल करके, और मुझे विश्वास एक दिन पूरा देश में एक समानता आएगी और सब तरीके से भेदभाव समाप्त होगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्रथम स्थान पर होगी और फिर से हमारा देश विश्वगुरु बनेगा प्रिय छात्रों, मुझे ऐसा विश्वास है। तो कृषक, श्रमिक, दास, कर्मकार था तथा समृद्ध किसान जो होते थे प्रिय छात्रों उन्हें गृहपति या गृहपति कहा जाता था। किसानों द्वारा उत्पाद का 6/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था, जिन्हें शाही एजेंट एकत्रित करते थे प्रिय छात्रों। कुछ गांवों को ब्राह्मणों, जो भूमि ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी प्रिय छात्रों, उसको ब्रह्मा देश की संज्ञा दी जाती है, जिसे सिर्फ लाभार्थियों को कर प्राप्त होता था। एक तरीके से प्रशासनिक अधिकार उनको इस भूमि पर नहीं था। और प्रिय छात्रों उस समय लौ हल के कारण और कछारी मिट्टी का क्षेत्र अधिकाधिक क्षेत्र में था, जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई प्रिय छात्रों। उस समय अनाज जो था उस मतलब मुख्य जो अनाज था प्रिय छात्रों महाजनपद काल में वह चावल था, धान था, और धान का व्यापारिक रूप से प्रत्यारोपण होता था प्रिय छात्रों। और ये प्रिय छात्रों पूछता है चावल के साथ जौ, दालें, बाजरा, कपास, गन्ने का भी उत्पादन किया जाता था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है प्रिय छात्रों। महाजनपद काल से लोहे की साक्ष्य ज्यादातर कहाँ से मिले हैं? वो उत्तर प्रदेश के अंतराजी खेड़ा एटा क्षेत्र से मिले हैं, और यहीं से प्रिय छात्रों दिखेगा कि वहाँ की सभ्यता ग्रामीण क्षेत्र से शहरी युग की तरफ परिवर्तन हो रही थी। आखिरी जो प्रशासन है वो उसके बारे में पढ़ते हैं प्रिय छात्रों। महाजनपद काल का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो उस समय के प्रिय छात्रों उच्च अधिकारी जो होते थे उन्हें महामात्र या पर अमात्य कहते थे प्रिय छात्रों, और यह संभवतः शासनात्मक न्यायाधीश, मुख्य लेखाकार, शाही परिवार का प्रधान, मंत्री और सेनाध्यक्ष, सेनानायक और आयुक्त उनके सहायक होते थे प्रिय छात्रों। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च अधिकारी और मंत्री जो थे अधिकतर ब्राह्मणों के पुरोहित वर्ग से लिए जाते थे। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बान सुत मगध के एक प्रभावशाली मंत्री वत्साकार का उल्लेख करते हैं प्रिय छात्रों, जिसने अजात शत्रु को वज्जी गणसंघ में विजय दिलवाई थी प्रिय छात्रों, और लिच्छवी सैनिकों में मतभेद पैदा करवाए थे। ऐसे ही वैदिक काल में बलि आदिवासी द्वारा अपने मुखिया का स्वेच्छाकार देने वाला एक तरीके से भुगतान होता था, जो कि महाजनपद काल में या उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हो गया था, अनिवार्य होने लगा था, जो कि अनिवार्य रूप से भुगतान दिया ना आवश्यक था, जिसे बलि साधक एकत्रित करता था प्रिय छात्रों। और लोकप्रिय जो जनसमूह था, सभा और समिति, वो लगभग अदृश्य हो चुके थे। उसके स्थान पर परिषद, एक छोटी जो संस्था थी जिसे परिषद कहा जाता था, जो कि एक विशेष ब्राह्मणों की संस्था थी, जो राजा के लिए सलाहकार परिषद के रूप में काम करती थी प्रिय छात्रों। तो प्रिय छात्रों इसके साथ ही महाजनपद काल का पाठ्यक्रम, जो कि यूपीपीएससी ARO, RO, UPSI और PET के लिए, या आपके यूपी टेट में जो GS का पार्ट आएगा उसके लिए महत्वपूर्ण है। उससे ज़्यादा बाहर मुझे उम्मीद नहीं है इसमें से या पूछेगा प्रिय छात्रों। तो जुड़े रहिए प्रिय छात्रों NM क्लासेस के साथ, और आप मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्रिय छात्रों, और मेरे फीडबैक को देखिए आप, या मुझे मेरे फीडबैक को आप YouTube के माध्यम से मेरी चैनल पर दीजिए। और जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं प्रिय छात्रों। मेरे फेसबुक ID पर भी कुलदीप कुमार नाम से है, आप उस पर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं इतिहास को लेकर। और प्रिय छात्रों, और आपको ये मेरे नोट जो हैं आप देखिएगा, औरों के नोट से आपको काफ़ी अंतर मिलेगा प्रिय छात्रों, और आपको लाभ भी होगा। और इस कोरोना काल में कोचिंगों में जाने से आपको नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं प्रिय छात्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग NM क्लासेस प्रिय छात्रों। नमस्कार, धन्यवाद।